नमस्कार दोस्तों, गरिमा आईएएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास को और प्राचीन इतिहास के अध्ययन के क्रम में हम लोग अध्याय 14 को देख रहे थे। अध्याय 14 में हमारे द्वारा 2 वीडियो को अपलोड किया जा चुका है। आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग अध्याय 14 के भाग 3 को देखने वाले हैं, यानी तीसरे वीडियो को। इसमें मुख्य रूप से फ्रेंड्स हम लोग गुप्त वंश पढ़ रहे हैं, आप सभी को तो पता होगा। और गुप्त वंश के काफी प्रतापी राजा हुए हैं जिनका नाम है समुद्रगुप्त। उन्हीं के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी को समझ में ये सारी चीजें आएंगी। वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें मैंने फ्रेंड्स समग्र विश्लेषण किए हुआ है हर एक चीजों को। आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स, विषय सूची को देख लेते हैं कि इसमें हम लोग कौन कौन सी चीजों को पढ़ने वाले हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं समुद्रगुप्त का जो फ्रेंड्स शासन की जो अवधि है वह 335 से लेकर 380 ईस्वी के बीच रहती है। ध्यान में रखिएगा, 335 से 380 तक। तो यह एनसीईआरटी के बुक में जो लिखा गया है उसी को मैंने शामिल किया है, ध्यान में रखिएगा। अब आइए विषय सूची को देख लेते हैं, यानी हम लोग समुद्रगुप्त के किन किन चीजों के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स समुद्रगुप्त के परिचय के बारे में जानेंगे। उसके बाद समुद्रगुप्त के बारे में हम लोगों को उनके बारे में इतिहास की जानकारी के लिए कौन कौन से साधन मौजूद हैं, यानी कौन कौन से स्रोत मौजूद है जिनकी सहायता से हम लोग समुद्रगुप्त के बारे में जानते हैं। इसके अलावा राज्यारोहण के बारे में जानेंगे, यानी कि उनके राज्याभिषेक किस तरीके से होती है, कौन कौन से लोग समर्थन करते हैं, किनको किनको उनको हराना पड़ता है, ये सारी चीजें। इसके बाद देखेंगे कि समुद्रगुप्त कौन कौन से युद्धों में विजय पाते हैं तथा उनके विजयों तथा युद्ध करते हैं, उन सारी पहलू पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद उनके साम्राज्य तथा शासन व्यवस्था किस तरीके से चलता था उस पर भी थोड़ा सा निगाह डाल लेंगे। और अंत में उनके व्यक्तित्व एवं चरित्र पर हम लोग जरा सा नजर दौड़ा लेंगे। तो इस तरीके से हमारा समाप्ति वीडियो हो जाएगा। आइए सबसे पहला जो था फ्रेंड्स परिचय, उसी के बारे में देख लेते हैं। परिचय को हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो इत्मीनान से आप लोग देखते चलिए, बस सुनते चलिए, आप सभी को अच्छे तरीके से सारी चीज क्लियर होते चलेगा। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका सुयोग्य पुत्र समुद्रगुप्त गद्दी पर बैठा। आप सभी को यह मैंने पिछले वीडियो में बताया था। समुद्रगुप्त जो था फ्रेंड्स, इसके पिता का नाम चंद्रगुप्त प्रथम था, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर उसकी माता का जो नाम था फ्रेंड्स कुमार देवी। ध्यान रखिएगा, कुमार देवी कहाँ की राजकुमारी थी? तो लिच्छवी की राजकुमारी थी, ध्यान रखिएगा। समुद्रगुप्त जो है फ्रेंड्स अपने प्रयाग प्रशस्ति यानी प्रयाग स्तंभ लेख में लिखवाता है, अपने आप को दौहित्र कहता है। दौहित्र कहने का मतलब लिच्छवी दौहित्र, यानी लिच्छवी की जो राजकुमारी है, लिच्छवी की जो बेटी है उसका मैं पुत्र हूं। दौहित्र का अर्थ यही होता है, बेटी का पुत्र दौहित्र कहलाता है। तो अपने आप को लिच्छवी दौहित्र कहलाता लिखवाया है किसमें? तो प्रयाग प्रशस्ति लेख में जो इलाहाबाद में है। तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा। तो ये चीजें आप लोगों को पता चल गई आसानी से। समुद्रगुप्त जो उपाधि धारण किए हुआ था फ्रेंड्स, उसकी उपाधि का नाम था पराक्रमांक, या कहीं कहीं पे परक्रमांक में देखने को मिलेगा। और गुप्त साम्राज्य का उत्कर्ष इसके काल में काफी ज्यादा हुआ, काफी सांस्कृतिक उत्कर्ष भी हुआ और राजनीतिक उत्कर्ष भी हुआ। काफी क्षेत्रों को यह जीतता है और बहुत सारे चीजों को अपने शासन के अंदर यानी अपने अधीन कर लेता है। बहुत सारे राजाओं को सांस्कृतिक आधिपत्य से आपके मतलब कि अपने आप को कंट्रोल करता है, सारे लोगों को अपने ओर खींचता है, या राजनीतिक रूप से। तो ये चीजें आप लोग को समझ में आया होगा। यहाँ पर कुछ मैंने नोट में लिखा है, इसे आप लोग देख लीजिए। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का ही नहीं, पूरे प्राचीन इतिहास के महानतम शासकों में से एक है। ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, यह केवल और केवल गुप्त वंश का ही महान शासक नहीं है, पूरे प्राचीन भारतीय इतिहास जब आप पढ़िएगा उसमें भी महान शासकों के नामों की सूची में इसका नाम आता है। अब आइए इतिहास जानने के साधन के बारे में देख लेते हैं कि आखिर में कौन कौन सी साधनों के कारण या साधनों की जानकारी, साधनों के सहायता से हमें जानकारी प्राप्त होती है समुद्रगुप्त के बारे में। यानी कौन कौन से साधनों की सहायता से समुद्रगुप्त के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। एक तरफ अभिलेख है फ्रेंड्स, और दूसरी तरफ कुछ मुद्राएं हैं। मुद्राएं मतलब कुछ समय जो भी सिक्के ढाले जाते थे उसके बारे में। सबसे पहले प्रयाग प्रशस्ति है, इसे देख लीजिए। तो प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद में, प्रशस्ति का मतलब होता है फ्रेंड्स आपको प्रशंसा करना। तो प्रयाग प्रशस्ति जो है फ्रेंड्स उसके संदीप विग्रह हरिसेन द्वारा रचित है।
संधि विग्रह एक पदवी था फ्रेंड्स, जो विदेश मंत्रालय की तरह काम करता था। जिस तरीके से आज विदेश मंत्रालय है, उसी तरीके से यह विदेश मंत्री की तरह यह काम हुआ करता था। यह खासकर संधि का काम करता था। दूसरे राज्य, समुद्रगुप्त के राज्य और दूसरे राज्य के बीच जो संधि होता था, उसमें ये इनका रोल हुआ करता था हरिसेन का। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो प्रयाग प्रशस्ति के लेख से किन किन चीजों के बारे में जानकारी मिलती है? जो समुद्रगुप्त के संधि विग्रह हरिसेन द्वारा रचित है और ब्राह्मी लिपि व संस्कृत भाषा में जारी है। ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अब एरण अभिलेख के बारे में जान लीजिए। एरण अभिलेख जो है फ्रेंड्स, ये मध्य प्रदेश के सागर जिले में अवस्थित है। सागर जिला आपको मध्य प्रदेश में पड़ता है और वहीं पे एक जगह का नाम है एरण। वहीं से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है और उसी से सारी चीजें जानकारी प्राप्त होती है। किसके बारे में? तो एरण अभिलेख में समुद्रगुप्त को कुबेर व यमराज कहा गया है। कुबेर क्यों कहा गया है? तो बताया गया है कि जब समुद्रगुप्त प्रसन्न होता है यानी खुश होता है, तो अपने मतलब बहुत बड़ा दानी के रूप में उसे दिखाया गया है, दानवीर के रूप में। वो काफी दान करता था, कुबेर इसीलिए कहा गया है कि जब खुश होता था तो वो कुबेर की तरह काम बन जाता था, कुबेर की रूप धारण कर लेता था। और जब किसी से रुष्ट होता था यानी नाराज होता था, तो यमराज की तरह यमराज का रूप धारण कर लेता था। तो मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो काम करता था। दोनों चीजों में बैलेंस बनाकर चलना इसकी फितरत थी। मुद्राएं जो फ्रेंड्स, एक और बात जान लीजिए। एरण अभिलेख में फ्रेंड्स समुद्रगुप्त की पत्नी का जो नाम है फ्रेंड्स, वह दत्त देवी देखने को मिलता है। दत्त देवी, यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पूछा गया है प्रश्न, इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है। एरण अभिलेख में ही दत्त देवी बताया गया है, समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम। तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा। अब आइए मुद्राओं के बारे में देख लेते हैं। तो 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जारी किया है समुद्रगुप्त ने, उसी के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। एक है गरुड़ प्रकार, दूसरा है धनुर्धारी प्रकार, तीसरा है परशु प्रकार, चौथा है अश्वमेध प्रकार, पांचवा है व्याघ्र हनन प्रकार और छठा है वीणा वादन प्रकार। तो ये चीजें किस किस चीजों के बारे में वर्णन है दिखाया गया है, इसे जरा सा सुन लीजिए। गरुड़ प्रकार, यह गरुड़ का अपने झंडा पर गरुड़ को दिखाता था, यानी इसका राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह था। तो ये अपने युद्धों में जो भी चीजें करता था तो वो गरुड़ यानी झंडा को लेकर के दिखाता था। तो उसमें राजा एक सिक्का जो है स्वर्ण प्रकार का, उसमें दिखाया गया है, उस सिक्के पर गरुड़ को दिखाया गया है और राजा को दिखाया गया है। दूसरे जो सिक्का है स्वर्ण सिक्का, उसमें क्या दिखाया गया है? एक राजा है और वह धनुष को पकड़े हुए है। तीसरे में दिखाया गया है परशुराम को आप लोग जानते होइएगा, यानी परशुराम एक आपको हथियार होता है, कुल्हाड़ी टाइप का होता है, ध्यान में रखिएगा, उसको धारण किए हुए दिखाया गया है। अश्वमेध प्रकार में आप सभी को पता होगा, अश्वमेध यज्ञ किए हुए थे। यह अश्वमेध यज्ञ क्यों किया जाता था? तो इसके बारे में मैंने शुंग वंश में जब पढ़ा रहा था, शुंग काल के बारे में, तो उसमें देखे होंगे आप लोग कि 2 शुंग राजाओं ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए हैं। तो ये चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा। अपने साम्राज्य के विस्तार की लालसा से कोई भी राजा जो है यह करवाता था अश्वमेध यज्ञ। उसके बाद व्याघ्र हनन, यानी दिखाया गया है कि बाघ को मारता है, शिकारी करते हुए शिकार करता है बाघ का, ये उसको सिक्के पर दिखाया गया है। और छठे पर दिखाया गया है वीणा को बजाते हुए राजा है, यानी समुद्रगुप्त। सारे जो राजा हैं वो समुद्रगुप्त को ही दिखाया गया है राजा के रूप में, और वे सारे काम इस तरीके से करते हैं। तो वीणा में भी दिखाया गया कि वो वीणा बजा रहा है। ये चीजें आप सभी को पता हो गया होगा। काफी अच्छी उस समय की कलाएं थी फ्रेंड्स, कला के रूप में सिक्कों पर उकेरा जाता था। ये सारी चीजें निश्चित रूप से कहा जा सकता है काफी उत्कर्ष काल था यह। आइए अब राज्यारोहण के बारे में जान लेते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम समुद्रगुप्त के गुणों पर इतना मुग्ध था कि उसने अपना उत्तराधिकारी घोषित करने के लिए सभा बुलाई और समुद्रगुप्त को गले लगाकर बोला। क्या बोला देख लीजिए, यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। बोला था, हे आर्य, तुम योग्य हो, पृथ्वी का पालन करो, यानी अब शासन को तुम संभालो। यह चीजें उसने बोला था। कौन बोला था? तो चंद्रगुप्त प्रथम समुद्रगुप्त का पिता था। ये चीजें आप सभी को पता होगा। तो ये चीजें आप लोगों को आसानी से समझ में आया होगा। आइए अब आगे की चीजों को समझते हैं, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। कौन कौन सी युद्ध लड़ा था तथा कौन कौन सी विजय की थी, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आर्यावत का प्रथम युद्ध। आर्यावत किसे कहते हैं, इसे हम लोग नीचे यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले आर्यावत उसे कहते हैं फ्रेंड्स, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्याचल और पूरब में पूर्वी समुद्री तट और पश्चिम में पश्चिमी समुद्री तट, इसके बीच का जो इलाका था वही आर्यावत कहलाता था। यहाँ मैंने दिखा दिया है, मैप में भी आपको अच्छे तरीके से मैं दिखा दूंगा। तो आर्यावत का युद्ध होता है। आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स एक बात कि यह जो गुप्त वंश
का जो उद्भव हुआ था वो मगध वाले एरिया, पाटलिपुत्र वाले एरिया से ही शुरू हुआ था। आप सभी को ये चीजें पता होगा। वहीं से इसका उत्कर्ष धीरे 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 फैलने लगा। उनकी राजधानी, प्रारंभिक राजधानी पाटलिपुत्र ही थी। तो ये चीजें आप सभी को पता होगा। आइए यहाँ पर कुछ चीजें हैं, आप लोग देखते चलिए। शुरुआती अभियानों में 3 उत्तर भारतीय शासकों को समुद्रगुप्त ने हराया। कौन कौन से शासक थे तो उनका नाम यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। पहला शासक था अच्युत, जो नागवंशी राजा था। दूसरा था नागसेन, जो नागवंशी राजा था। और तीसरा था कोतकुलज। इसका नाम जो है फ्रेंड्स नहीं मिलता है, केवल इसी के वंश के आधार पर इस राजा का नाम लिख दिया गया है कोतकुलज, क्योंकि वह कोत वंश से संबंधित रखता था। कोत वंश से कैसे पता चला तो उसके सिक्कों से पता चलता है। वह दिल्ली जो पूर्वी पंजाब में मिलता है, उस सिक्के मिले हैं, उसी के आधार पर कोतकुलज उसको कहा गया है। अच्युत जो नागवंशी था फ्रेंड्स, यह अहिछत्र बरेली वाले एरिया में पड़ता था, ध्यान रखिएगा, अहिछत्र बरेली। वहीं पर एक रामनगर नाम का बरेली में एक जगह है, वहीं पर फ्रेंड्स ये चीजें अच्यू नाम का सिक्का मिला है, अच्यू। और इसी से अच्युत वहां का राजा का नाम प्रकाश पड़ता है कि वहां का राजा का नाम संभवतः अच्युत हो। उसके बाद नागवंशी था नागसेन। इसका जो सिक्का मिला है, पद्मावती एक जगह है, ग्वालियर में पड़ता है, मध्य प्रदेश में, वहां से यहाँ पर देख सकते हैं। यह एरिया जो है पद्मावती है, यह एरिया जो है बरेली वाला यानी रामनगर है। और यह 2 इलाका जो है, एक तो दिल्ली है और दूसरा है पूर्वी पंजाब। तो इस तरीके से आप ये चीजें आप लोग समझ गए होंगे, काफी आसानी से ये चीजें समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा मुझे जहां तक लगता है। आइए अब युद्ध और विजयों में आगे की तरफ कौन सा युद्ध लड़ता है उसके बारे में जरा जान लेते हैं। तो दूसरा युद्ध है फ्रेंड्स दक्षिणापथ का युद्ध। दक्षिणापथ किसे कहते हैं तो इसे जान लीजिए। इस मैप में दक्षिणापथ सबसे पहले समझ लीजिए। उत्तरापथ तो हम लोग देख लीजिए, आर्यावत देख लीजिए, अब दक्षिणापथ देखना है। तो विंध्य पर्वत और कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के ऊपर का जो क्षेत्र है फ्रेंड्स, इसी को दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता है। और दक्षिणापथ में जब यह आक्रमण करने आता है, इधर की तरफ अभियान शुरू करता है, तो यहाँ के लगभग 12 राज्यों को जीत लेता है। कौन? समुद्रगुप्त। कौन जीतता है तो समुद्रगुप्त। कितने राज्यों को? तो 12 राज्यों को जीतता है। ये चीजें ध्यान में रखिएगा। और जीत करके पुनः उन्हें वापस लौटा देता है। यह काफी उदार राजा भी था फ्रेंड्स। क्यों लौटा देता है, इसको काफी प्रशंसा भी की गई है, इसको लेकर के, उसकी वीरता को लेकर के काफी प्रशंसा की गई है। तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसे अच्छे तरीके से। कृष्णा नदी यहाँ है, तुंगभद्रा नदी यहाँ है, लेकिन तमिल का जो दक्षिणी सुदूर राज्य है फ्रेंड्स, सुदूर तमिल राज्य जो है फ्रेंड्स, वहां पर इसका प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। लेकिन भले जीता ना हो, लेकिन इसका प्रभाव कहीं ना कहीं अंततः पूर्णतः ना हो, लेकिन अंततः जो जरूर प्रभाव पड़ा होगा वहां पर भी, क्योंकि श्रीलंका तक उसका प्रभाव पड़ा था। श्रीलंका के जो राजा थे फ्रेंड्स, आगे मैं बताऊंगा उनका नाम क्या था। यहाँ पर मेघवर्ण, श्रीलंका के राजा मेघवर्ण थे। वे एक दूत भी भेजे हुए थे इसके राज्य में। कहां पर? तो पाटलिपुत्र में भेजे थे, गया में एक मंदिर बनवाने के लिए भेजा था, एक दूत भेजा था। और वहां पर वो बोला था कि एक मंदिर बनवाइए। तो सिंहल द्वीप के नाम से जाना जाता था उस समय आपको किसको? तो श्रीलंका को। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों को सबसे पहले दक्षिणापथ का युद्ध, इधर 12 राज्यों को जीता था, यहां मैंने लिखा है। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के 12 राज्यों को जीतकर पुनः वापस लौटा दिया। वहां के जितने भी राजा थे, कुछ भेंट स्वरूप लिया था, कुछ उनसे उपहार लिया था, और उसके बाद उन्हें वापस लौटा दिया। लेकिन अपने अधीन नहीं रखा था। ये लोग कुछ न कुछ टैक्स के रूप में तो देते ही होंगे, अपने राजा मानते ही होंगे, लेकिन उनको लौटा दिया था। समुद्रगुप्त द्वारा दक्षिणापथ के जीते हुए क्षेत्रों को लौटाने की नीति को धर्म विजय कहते हैं। वह धर्म विजय किए हुआ था, ध्यान रखिएगा। वो काफी इंपॉर्टेंट है। दक्षिण में काफी प्रशंसा भी होती है समुद्रगुप्त का, और जानते हैं काफी महान शासक हुआ है। आर्यावत का द्वितीय युद्ध क्या होता है यहाँ पर देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, जिस समय में आप सभी को पता होगा, सबसे पहले आर्यावत का प्रथम युद्ध लड़ता है उत्तर में, उसके बाद दूसरा दक्षिणापथ आता है। तो दक्षिणापथ जब आता है फ्रेंड्स, तो इस एरिया में यानी पाटलिपुत्र वाले एरिया में जब यह नहीं रहता है, इसकी अनुपस्थिति में यहाँ के जो छोटे छोटे शासक होते हैं फ्रेंड्स, अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगते हैं, विद्रोह करने लगते हैं। तो यह पुनः लौट करके आता है आर्यावत में, और पुनः उनको शांत करता है और उनको समाप्त करता है। पहली बार में उन्हें समाप्त नहीं किया था, हरा कर छोड़ दिया होता है, लेकिन दूसरी बार जाता है तो पुनः उनको शांत करके उनको समाप्त कर देता है। तो ये चीजें आर्यावत का द्वितीय युद्ध था। विदेशी शक्तियों में कौन कौन से थे? तो कुषाण को हराता है, शकों को हराता है, और सिंहल आप लोगों को मैंने बताया है कि था फ्रेंड्स सिंहल के बारे में। सिंहल आप लोगों को श्रीलंका का एक जो द्वीप है, श्रीलंका द्वीप, उसी को सिंहल के नाम से जाना जाता है। वहां का राजा था मेघवर्ण। इसने एक अपना दूत भेजा हुआ था, किसके दरबार में? तो समुद्रगुप्त के दरबार में। ध्यान रखिएगा, एक मंदिर बनवाने के लिए।
कहाँ पर? तो बोधगया में गौतम बुद्ध की एक मूर्ति मंदिर बनवाने के लिए एक दूत भेजे हुए था। अब अश्वमेध यज्ञ भी किया हुआ है, लेकिन इसका खुले रूप से कहीं पर प्रमाण नहीं मिलता है अश्वमेध यज्ञ किए हुए, बस सिक्के पर मिलता है। तो ऐसा प्रतीत होता है फ्रेंड्स कि अश्वमेध यज्ञ ने किया हो, जब वो प्रशस्ति जो प्रयाग प्रशस्ति है उसकी रचना हो गई हो, उसके बाद अश्वमेध यज्ञ हुआ हो, इसी कारण उसमें इसका वर्णन नहीं देखने को मिलता है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आइए प्रमुख तथ्य को देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है, बहुत बार पूछा गया है, आप लोग याद रखिएगा। समुद्रगुप्त को एक सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, इससे पता चलता है वह संगीत प्रेमी था, ध्यान रखिएगा। उसे कविराज की उपाधि भी धारण की थी। कविराज की उपाधि के जो धारण किए हुए था फ्रेंड्स, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखिएगा इसका भी कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। कविराज की उपाधि जो सिक्के पर ही मिलता है, लेकिन इससे जो प्रयाग प्रशस्ति है उस पर इसका उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसा भी पता चलता है कि वो बात की सारी चीजें हो। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा। ऑप्शनल हिस्ट्री जब पढ़ेंगे और इसे डिटेल में हम लोग देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।